गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम इससे आगे की थ्योरी सीएफटी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटल बी उपसहज संयोजक यौगिकों में बंधन के सिद्धांत पढ़े जा रहे हैं कि किस प्रकार संकुल यौगिकों में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहज संयोजक बंध बनाता है। तो उसी की कड़ी में हमारा दूसरा जो सिद्धांत है वो है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कहने का मतलब हुआ क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखिए इसका नाम क्यों पड़ा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक था बेथे, वैज्ञानिक बेथे द्वारा प्रतिपादित किया गया और सिद्धांत को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया। सबसे पहले कहां इसको अप्लाई किया गया सीएफटी को? आयनिक क्रिस्टलों पर। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्लियर है? देखिए यह सिद्धांत जो है वो जो लिगेंड कैसे हैं, ऋणावेशित जो लिगेंड है उनको यह बिंदु आवेश मानता है। बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। और जो लिगेंड कैसे हैं, उदासीन हैं, जिन पर कोई आवेश नहीं है, उनको यह सिद्धांत एक द्विध्रुव मानता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं सीएफटी की कि ऋणावेशित लिगेंड को बिंदु आवेश मानता है, उदासीन लिगेंड को द्विध्रुव की भांति मानता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सिद्धांत की है वो ये है साहब, क्या यह सिद्धांत कहता है, देखिए उपसहज संयोजक यौगिकों में होता क्या है। हम बात संकुल यौगिकों की कर रहे हैं। संकुल यौगिकों में लिगेंड किससे उपसहज संयोजक बंध बनाते हैं? धातु से। ऐसा ही पढ़ा हमने, लिगेंड धातु से उपसहज संयोजक बंध बनाते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जब तक धातु के पास बंध बनाने के लिए कौन नहीं आता? लिगेंड। जब तक लिगेंड धातु के पास बंध नहीं बनाएगा, उसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देगा, तब तक धातु के जो 5 डी कक्षक हैं, डी कक्षक कितने हैं? 5, चाहे वो 3D हो, 4D हो, चाहे 5D हो। जो धातु के 5 डी कक्षक हैं उनकी ऊर्जा एक समान रहती है। इसको समभ्रंशता कहते हैं, डीजेनरेसी, समभ्रंशता कहते हैं। और ऐसे डी कक्षक क्या कहलाएंगे? समभ्रंश डी कक्षक, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल। बात में क्या कह रहा था, जब तक लिगेंड नहीं है, लिगेंड की अनुपस्थिति में संकुल यौगिकों में चूंकि बंध किसके बीच बनता है? लिगेंड और किसके बीच? धातु के बीच। लेकिन जब तक धातु के पास बंध बनाने के लिए कौन नहीं आएगा? लिगेंड नहीं आएगा, तब तक धातु के 5 डी कक्षक, धातु के 5 डी कक्षक जो है उनकी ऊर्जा एक समान रहती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? समभ्रंशता, डीजेनरेसी। और ऐसे डी कक्षक क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश डी कक्षक कहते हैं। ठीक है, आपको पता है
डी कक्षक कितने होते हैं? 5। तो मेन बात क्या थी? सिद्धांत ये कह रहा है कि जब लिगेंड की अनुपस्थिति होती है तो धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान रहती है साहब। लेकिन जैसे ही लिगेंड आएगा किससे बंध बनाने के लिए? धातु से बंध बनाने के लिए। मतलब लिगेंड की किसमें? उपस्थिति में। उपस्थिति का मतलब क्या हुआ? जब लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर धातु के रिक्त कक्षकों में आता है तब की बात हो रही है। तो जब लिगेंड आता है धातु की तरफ तो जो धातु के 5 डी कक्षक हैं उनकी ऊर्जा एक समान नहीं रह पाती। धातु के ये 5 जो डी कक्षक हैं वो 2 ऊर्जा तलों में बढ़ जाते हैं। 2 ऊर्जा तल में बढ़ जाते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है साहब। कौन सी घटना को? लिगेंड की उपस्थिति में धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान नहीं रह पाती, 2 तलों में ऊर्जा बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और दोनों तल जो बटे, 2 टुकड़ों में बढ़ गई पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा, उन दोनों तलों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। ये सारी बातें सीएफटी के अंतर्गत आती हैं। सीएफटी की जो मुख्य बात थी वो यह थी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है वो चाहे अष्टफलकीय समतुल्य यौगिक हो चाहे चतुष्फलकीय समतुल्य यौगिक हो। और इसकी मुख्य बात यही थी जब लिगेंड की अनुपस्थिति होती है तो धातु आयन में पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? समभ्रंशता। और ऐसे कक्षक क्या कहलाते हैं? समभ्रंश डी कक्षक। जैसे लिगेंड आता है धातु के साथ बंध बनाने के लिए, कौन सा बंध बनाने के लिए? उप सह संयोजक बंध बनाने के लिए आता है तो धातु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा 2 तलों में बढ़ जाती है। और 2 तल में बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और दोनों तलों के मध्य 2 टुकड़े हो गए कक्षकों के, उनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है। यदि अष्टफलकीय समतुल्य यौगिक है तो ये हो गया क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को डेल के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अष्टफलकीय समतुल्यों में तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किसमें? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय समतुल्यों में। यदि ये चतुष्फलकीय समतुल्य यौगिक हैं तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किसमें? टेट्राहेड्रल में, डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। धातु के कितने डी कक्षक होते हैं? 5 डी कक्षक 5। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि धातु आयन के 5 डी कक्षक होते हैं। एस उपकोष में 1 कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। तो हम पांचों डी कक्षकों को एक बार इनके डायग्राम पढ़ेंगे। पांचों डी कक्षकों के नाम आपको पता ही है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 डी कक्षक होते हैं। इनकी आकृति एक बार अपन डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये सिद्धांत समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले अपन आकृति बनाएंगे कि 3 कक्षकों की। आपको पता है डी कक्षकों की आकृति डबल डंबल शेप्ड होती है, दोहरी डंबलाकार होती है। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। और डी कक्षक की आकृति कैसी होती है? दोहरी डंबलाकार।
ठीक है। तो देखिए 3 कक्षक की आकृति एक साथ बनाएंगे, 2 की एक साथ। सबसे पहले आकृति बनाएंगे हम dxy। देखिए dxy से आपको कैसे बनाना है, दोहरी डंबलाकार बनानी है, डबल पालियां। तो जो पालियां हैं वो न तो x अक्ष पर आए न y अक्ष पर आए, तो किस पर रखनी है, z अक्ष पर। dxy dxy देखिए x y और z ये 3 अक्ष हो गए। हमें एक कक्षक बनाना है dxy, मतलब न तो पाली जो है लॉब्स वो न तो x अक्ष पर रखना है न y अक्ष पर रखना है, तो न तो x पर रखना है न y पर रखना है। मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा ताकि डायग्राम सही बन जाए। y और ये क्या बन गया z, तो आप z पर पाली रख सकते हैं। पाली का मतलब ये एक, ये तो एक पाली लिए, एक डंबल हुआ है, और ये दूसरा। आप देखिए न तो पाली x अक्ष पर है और न किस पर है, y अक्ष पर। इसी तरह dYz में क्या होगा, न तो पाली जो है वो y अक्ष पर आनी चाहिए न z अक्ष पर आनी चाहिए, तो न तो y अक्ष पर आनी चाहिए न z अक्ष पर आनी चाहिए, तो किस पर आएगा, अक्ष पर, ये अक्ष पर। तो 1 और ये 2, ये लीजिए सामने। अब देखिए न तो y पर है पाली न z पर है, किस पर, x पर। आपको डायग्राम तो एक जैसा ही दिखाई देगा सभी कक्षों का, लेकिन अक्ष लिखा होता है उसके डिफरेंस हो जाएगा। डायग्राम तो सेम दिखते हैं वैसे तो, लेकिन ये कौन सा है, ये है dYz, न तो y पर न किस पर, z पर। ये किस पर है, x पर न y पर, तो dxy। और dzx न पाली किस पर, z अक्ष पर न किस पर, x अक्ष पर। तो न तो x एक्सिस पर पाली होनी चाहिए न ही z एक्स पर पाली होनी चाहिए, तो किस पर होनी चाहिए, y पर। तो एक पाली, एक डबल डबल, ये कक्षक कौन सा हो गया, dz। ये 3 तो एक जैसे थे, एक जैसे कैसे थे, इन कक्षकों की पालियां, कौन से कक्षकों की पालियां, dxy dyz और dzx, इन 3 कक्षकों की पालियां अक्षों पर नहीं होती। कक्षक कैसा था, dxy, तो पाली किस पर नहीं है, x और y पर। ये 3 कक्षक ऐसे हैं जिनकी पालियां उनके अक्षों पर नहीं है। ये जो 2D कक्षक हैं, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इन कक्षकों की पालियां अक्षों पर होती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डिनल है वो है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो पाली x पर होनी चाहिए। अब उल्टा ऐसा विपरीत कार्य है, अब पाली किस पर होनी चाहिए, x पर और किस पर, y पर। तो x पर और किस पर होनी चाहिए, y पर। तो इन तीनों से विपरीत कार्य हो रहा है इसमें। नेक्स्ट हमारा कक्षक कौन सा है, dz स्क्वायर, dz स्क्वायर। dz स्क्वायर में देखिए x y x और ये कैसा अक्ष, z अक्ष। देखिए दोनों ही पालियां किस पर हो, z अक्ष पर, दोनों ही पालियां किस पर हो, z अक्ष पर। तो 1
2, एक वाली एक डंबल हो गया, दूसरा डंबल भी किसी पर है, जेड पर, तो इसको दिखाने के लिए साइड से दिखाते हैं इसको इस तरह, ठीक है। ये इसको हमने दिखा दिया dz²। ये 5 कक्षक हो गए धातु आयन के। इनको मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि जो 3 कक्षक होते हैं dxy, dyz और dzx, इन कक्षकों की पालियां उनके अक्षों पर नहीं होती। इन 2 कक्षकों की पालियां, पाली का मतलब ये एक पाली है, एक इनकी पालियां इनके अक्षों पर होती हैं। और लिगेंड हमेशा जब भी किसकी तरफ आता है बंध बनाने के लिए, धातु की तरफ आता है, तो हमेशा वो अक्षों से आता है, अक्ष के रास्ते से आता है। तो रास्ते में कौन से वाले कक्षक पड़ेंगे, ये 2 कक्षक रास्ते में पड़ेंगे, ये थोड़ा साइड में पड़ेगा। ओके, ये पूरा मैटर है, मैंने आपको सीएफटी में बताया। इस पूरे मैटर को एक बार आपसे वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य बात क्या है, जब लिगेंड की अनुपस्थिति होती है, लिगेंड नहीं होता है, मतलब जब लिगेंड धातु से बंध नहीं बनाता है, तब धातु के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है, जिसे समभ्रंश डी कक्षक कहते हैं। इस गुण को समभ्रंशता कहते हैं। जैसे ही लिगेंड आएगा धातु के पास बंध बनाने के लिए, धातु के जो 5 डी कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। इस घटना को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। दोनों ऊर्जा समूह के मध्य के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। इसे डेल से बताते हैं। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का प्रतीक क्या हुआ, सिर्फ डेल हुआ। अब हम इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक बार अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और एक बार चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। सुनिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि संकुल कैसा भी हो, अष्टफलकीय हो चाहे चतुष्फलकीय, लिगेंड तो आएगा किससे बंध बनाने के लिए, धातु से बंध बनाने के लिए। जैसे ही लिगेंड आएगा धातु से बंध बनाने के लिए, धातु के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा कितने भागों में टूटेगी, 2 भागों में। इसका मतलब क्या, तो होगा ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन तो होगा जब लिगेंड आएगा किससे बंध बनाने के लिए, धातु से बंध बनाने के लिए। तो मैं एक बार इसमें पढ़ रहा हूं कि अष्टफलकीय संकुलों में किस तरह विपाटन होता है, चतुष्फलकीय संकुलों में किस तरह विपाटन होता है। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, वो है अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। देखिए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में, वो है अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। हाँ जी, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल विपाटन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इस वर्ड को आपको समझना है। लिगेंड की उपस्थिति में धातु के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। मतलब जो 5 कक्षक होते हैं ना, वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं ऊर्जा के हिसाब से। इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब 2 भागों में डी कक्षक बढ़ते हैं, और वो संकुल कैसा है, अष्टफलकीय है, तो किस प्रकार टूटता है, तो अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। आपको पता है अष्टफलकीय संकुलों में जो धातु परमाणु होता है वो सेंटर में होता है, 6 लिगेंड उससे जुड़े रहते हैं। अष्टफलकीय ज्यामिति में कितने लिगेंड होते हैं, 6। संख्या कितनी होती है, 6।
6 लिगेंड उससे जुड़े रहते हैं। सेंटर में कौन होता है? धातु आयन होता है। लिगेंड जो है वो धातु आयन की तरफ अक्षों से आता है। आने से पहले धातु आयन के पांचों डी कक्षों की ऊर्जा एक समान रहती है, जिसे समभ्रंशता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? समभ्रंशता। तो जैसे ही अब लिगेंड आएगा धातु आयन की तरफ, कहां से आएगा? वो अक्षों से आएगा। तो धातु आयन के पांचों डी कक्षक कितने भागों में टूट जाएंगे? 2 भागों में। लेकिन 2 भागों में क्यों टूटते हैं? कौन से कक्षक, कौन सा डी कक्षक लिगेंड के रास्ते में आएगा? मैंने 2 डिवाइड से बता दिए, dxy, dyz, dzx। ये 3 कक्षक ऐसे हैं जिनकी पालियां अक्षों पर नहीं होती, जिनकी पालियां अक्षों पर नहीं होती। ये 2 वो डी कक्षक है जिनकी पालियां अक्षों पर होती हैं, अक्षों के ऊपर होती हैं। और जब भी लिगेंड आता है धातु आयन की तरफ, वो हमेशा अक्षों की तरफ से आता है, अक्षों के रास्ते आता है। तो उसके सामने कौन आएंगे? ये 2 कक्षक आएंगे जिनकी पालियां कहां पड़ी है? अक्षों पर पड़ी है। इनकी पालियां अक्षों पर है ही नहीं, तो ये लिगेंड के मार्ग में नहीं आते, डायरेक्ट सामने नहीं आते। तो देखिए हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे मुक्त अवस्था में। ये एनर्जी है। इस समय पांचों डी कक्षों की ऊर्जा क्या है? एक समान है सब, यहां कर देखिए एक समान ऊर्जा है। तो ये कैसे कक्षक हुए? समभ्रंश डी कक्षक, ठीक है, जिनका मैं सूत्र भी लिख सकता हूं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz। नाम लिख सकता हूं ऐसे। ये मूल अवस्था है साहब, आद्य अवस्था। जब हम इनसे क्रिस्टल बनाएंगे तो इनकी एनर्जी कुछ बढ़ेगी। ये है क्रिस्टलों में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा। क्रिस्टल वही है, नाम डी के वही है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ओके, इनकी एनर्जी के अभी तक समान ही है सब, ठीक है। और अभी तक इनमें डीजनरेसी है, मतलब डी कक्षकों में अभी तक भी समभ्रंशता उपस्थित है, समान है पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा। अब हम जैसे ही लिगेंड आएगा धातु आयन से क्या बनाने के लिए? बंध बनाने के लिए, तो इनकी एनर्जी 2 भागों में बढ़ जाएगी, 2 भागों में एनर्जी बढ़ जाएगी साहब। इससे नीचे तो मामला जाएगा मूल अवस्था से।
ये 3 कक्षक हैं, dxy, dyz, gz, इनको बोला जाता है T2G कक्षक। और ये है बेरीसेंटर, ये है साहब क्या, बेरीसेंटर, ठीक है। और ये 2 कक्षक हैं जिनको बोला क्या जाता है ईजी, इनको क्या बोला जाता है ईजी। ये कौन कौन से हैं, dx² - y² dz², ठीक है। ये बेरीसेंटर। अब देखिए मैं आपको जो चीज बताना चाहता था, मैंने ये जो डायग्राम इधर बनाया है, ये क्यों बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि ये 5 डी कक्षक की ऊर्जा एक समान है। जैसे ही लिगेंड आता है धातु से बल बनाने के लिए, तो इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। ऊर्जा के हिसाब से ये कक्षक कितने भागों में बढ़ गए, 2 भागों में। क्यों हुए इस तरह 2 भाग, बहुत जरूरी बात है। देखिए आपको मैंने बताया था लिगेंड जब भी आएगा अक्षों से आएगा, तो इन 3 कक्षकों की पालियां अक्षों पर नहीं होती, तो ये लिगेंड के मार्ग में नहीं आते। लिगेंड आता है उस तरफ, ये पालियां नहीं पड़ी तो प्रतिकर्षण नहीं होता, एनर्जी बढ़ती नहीं है साहब। तो ये 3 कक्षक तो वो हैं जिनकी एनर्जी नहीं बढ़ी। ये जो 2 कक्षक है dx² - y² dz², ये वो 2 कक्षक हैं जिनकी पालियां इन दोनों की अक्षों पर होती है। अक्षों पर होती, लिगेंड कहां से आता है, अक्षों से। अक्षों से आता है तो इनकी पालियां लिगेंड के मार्ग में आती हैं, तो ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण क्यों होता है, क्योंकि लिगेंड की खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा है, धातु के डी कक्षों में इलेक्ट्रॉन पड़े, इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। धातु के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के भी एकाकी इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो एनर्जी बढ़ जाती है किसकी, इन 2 कक्षकों की। इन 2 कक्षकों को क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक, इनको क्या बोलते हैं T2G कक्षक, T2G, ठीक है। और इन दोनों तलों के मध्य ऊर्जा के अंतर यहां से लेकर के यहां, ये जो दोनों का गैप है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, ये तो क्या थे 5 सममनुष्य डी कक्षक, लिगेंड क्या थे 2 भागों में बढ़ गए। इस घटना को क्या बोला था मैंने, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और इन दोनों के मध्य ऊर्जा के अंतर को क्या बोलूंगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और विपाटन ऊर्जा का प्रतीक क्या होता है, डेल। चूंकि कैसे समतुल्य यौगिक है, अष्टफलकीय समतुल्य यौगिक है, तो ये हो जाएगा डेल ऑक्सीजन, और इसकी वैल्यू है 10 dQ। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कितना है, 10 dQ, ठीक है। अब इन दोनों का डिवाइडेशन अपन पढ़ सकते हैं, कितना, ये पोर्शन कितना है, यहां से लेकर यहां तक, वो है देखिए कितना, ये हो जाएगा पोर्शन। देखिए नीचे कितने कक्षक है, 1 2 3, टोटल कितने कक्षक, 5, तो 3/5, ठीक है। 3/5 किसका, टोटल का। टोटल कितना है 10, 10 का कितना भाग है ऊपर, 3/5, और ये भाग कितना है, ये है 2/5। ये कितना है, 2/5। इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, जब आप यहां लिख रहे हैं तो ऊपर कितने कक्षक है, 2, 2/5। यहां लिख रहे हैं तो नीचे कितने कक्षक, 3, 3/5। टोटल कितना, डेल, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो 10 का 3/5 गुना 10 भी लिख सकता हूं इसकी जगह, ओके। ये क्या अलग अलग क्या हो गए, डिवाइडेशन हो गए साहब। ये था अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसके बाद देखिए आप लिगेंडों को
बात क्या है, हमने डीबीटी में एक कमी पढ़ी थी, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो आप इस सिद्धांत के आधार पर ये बता सकते हैं कि कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है। ठीक है, तो ये अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन था। ठीक है, लिगेंड की उपस्थिति में दो भागों में टूट गया क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, मध्य की ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, दोनों का मान कितना है 10 d3। ये पांचों डी कक्षक है, इनमें 3 की पाली अक्षों पर नहीं पड़ती, 2 की पाली अक्षों पर पड़ती है। ओके, अब बात ये है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ रहे हैं साहब। क्यों? तो यह सिद्धांत जो है वो हमें ये बता सकता है कि कौन सा लिगेंड प्रबल है, कौन सा दुर्बल है। जो लिगेंड क्या होगा, प्रबल होगा, वो एक धातु के डी कक्षों का विपाटन क्या करेगा, अधिक। जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है वो धातु के 5 डी कक्षों का विपाटन क्या करता है, कम। तो ये विपाटन जो जितना ज्यादा करेगा, विपाटन कौन सा, 5 डी कक्षों को 2 भागों में टूटना, जितना ज्यादा विपाटन वो करेगा वो प्रबल क्षेत्र, जितना कम करेगा वो क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षेत्र। तो लिगेंडों को उनकी विपाटन शक्ति क्या था, विपाटन शक्ति का मतलब धातु आयन के 5 डी कक्षों को 2 भागों में तोड़ने की क्षमता। तो लिगेंडों को उनकी विपाटन क्षमता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया और उस श्रेणी का नाम क्या है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। इसको मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कह सकता हूं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। विभिन्न लिगेंडों को उनकी विपाटन शक्ति का मतलब क्या हुआ, धातु के 5 डी कक्षों को 2 भागों में तोड़ने की करना क्षमता। उस क्षमता के आधार पर मैं लिगेंडों को एक सीरीज में व्यवस्थित करूंगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ओके, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में हैलोजन की बात करें, हैलोजन का एक क्रम होता है। तो डी कक्षों का विपाटन कौन ज्यादा करता है, आयोडीन से ज्यादा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से ज्यादा क्लोराइड, ज्यादा क्लोराइड। तो विभिन्न लिगेंडों को उनकी विपाटन शक्ति के आधार पर एक सीरीज में व्यवस्थित किया गया, जिसको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। इसी के जस्ट बाद NH3CnCO, ठीक है। और इसके बाद एक और लिख सकते हैं हम OH-। देखिए सबसे ज्यादा विपाटन शक्ति किसकी थी, इधर से उधर बढ़ रही है साहब। आयोडाइड से ज्यादा विपाटन शक्ति किसकी है, ब्रोमाइड की। ब्रोमाइड से ज्यादा विपाटन शक्ति किसकी है, क्लोराइड की। क्लोराइड से ज्यादा विपाटन शक्ति किसकी है, फ्लोराइड की। एक इसमें अपवाद है, हमारे लेवल का नहीं है, कॉलेज में पढ़ेंगे अपन कि H2 दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, H2O श्रेणी के मध्य पड़ा है, फिर भी इसकी विपाटन शक्ति क्या होती है, कम होती है। तो अमोनिया से ज्यादा विपाटन शक्ति किसकी है, साइनाइड की। इससे ज्यादा किसकी, कार्बन की। एक बात और, इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी कमी हम आगे पढ़ेंगे कि यह सिद्धांत जो है वो ऋणावेशित लिगेंड को बिंदु आवेश मान रहा था। तो जो ऋणावेशित लिगेंड है उनकी विपाटन शक्ति तो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन विपाटन शक्ति आप देख रहे हैं जो ऋणावेशित लिगेंड है उनकी विपाटन शक्ति क्या है, सबसे कम। इधर बढ़े विपाटन शक्ति, इधर बढ़ रही है, लेफ्ट टू का जाने पर राइट जाने पर। तो यहाँ मेरा मतलब इतना सा था, विभिन्न लिगेंडों को उनकी विपाटन शक्ति के आधार पर, उनकी विपाटन शक्ति के आधार पर एक सीरीज व्यवस्थित किया गया, जिसको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। देखिए इस वीबीटी की कमी क्या थी, कौन सा लिगेंड प्रबल क्षेत्र है, कौन सा लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है। यह सिद्धांत इस बात की क्या कर देगा, व्याख्या कर देगा साहब। कैसे करेगा यह सिद्धांत, क्या करेगा, 2 प्रकार की एनर्जी होती है साहब। एक तो होता है
मैं P या पाई से डिनोट करूंगा। एक होता है साहब विपाटन ऊर्जा, जिसको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, डेल से। दो प्रकार की एनर्जी होती है, युग्मन ऊर्जा P या पाई, विपाटन ऊर्जा डेल। जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए आपको पता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड किसको कहेंगे, जो ये विपाटन क्या करेगा, ज्यादा, उसकी ताकत ज्यादा होगी, तो विपाटन ज्यादा करेगा तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, विपाटन ऊर्जा तो ज्यादा होगी और युग्मन ऊर्जा कम होगी। ये कंडीशन होगी साहब। प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए विपाटन ऊर्जा ज्यादा होती है, युग्मन ऊर्जा कम होती है। फिर सुन लीजिए आप, प्रबल क्षेत्र लिगेंड किसको कहेंगे, जो ये विपाटन क्या करेगा, ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ज्यादा विपाटन करेगा तो ऊर्जा का अंतर भी ज्यादा आएगा, तो विपाटन ऊर्जा का मान क्या आएगा, ज्यादा। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, युग्मन ऊर्जा का क्या होता है, कम। अब देखिए कार्य कौन सा होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम। जिस एनर्जी का मान कम होता है वही कार्य होता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए कौन सी एनर्जी का मान कम है, युग्मन ऊर्जा का मान कम है। युग्मन ऊर्जा का मान कम है, विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा है, तो काम कौन सा होगा, विपाटन होगा या युग्मन होगा। युग्मन ऊर्जा कौन सी कम है, युग्मन। इसीलिए हमने जब बीबीटी सिद्धांत पढ़ा था और जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड आता है तो हम डी इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, युग्मन। समझ में आ रही बात, वापस से सुन लीजिए। प्रबल क्षेत्र लिगेंड धातु के डी कक्षों का विपाटन क्या करता है, ज्यादा, तो विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए कौन सी कंडीशन होगी, ये। अब देखो एनर्जी कौन सी कम है, युग्मन ऊर्जा, तो काम कौन सा होगा, युग्मन ऊर्जा वाला, मतलब युग्मन होगा किसके द्वारा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के द्वारा। इसीलिए हम डीबीटी में क्या पढ़ रहे थे कि जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो धातु के डी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, युग्मन। इसी का विपरीत देखिए आप, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, इसके लिए क्या होगा, इसका 10 विपरीत। अब देखो इसको अपन सीधा लिख सकते हैं, कैसे, इसका उल्टा लिख सकते हैं, विपाटन ऊर्जा का मान कम और युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा, सीधा लिख सकते हैं अपन। पर इसको अपन सिद्ध करेंगे कैसे, देखिए दुर्बल क्षेत्र लिगेंड किसको कहते हैं, जो धातु के डी कक्षों का विपाटन क्या करे, कम करे, जिसकी विपाटन शक्ति क्या हो, कम हो। मैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड किसको कहता हूं, जो धातु के डी कक्षों का विपाटन क्या करे, कम, मतलब वो विपाटन क्या करेगा, कम। कौन, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड धातु के 5 डी कक्षों का विपाटन क्या करेगा, कम करेगा, तो विपाटन ऊर्जा का मान भी क्या आएगा, कम। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम। किससे, युग्मन ऊर्जा से। फिर वही बात कि काम कौन सा होगा, जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम, ऊर्जा कौन सी कम है, विपाटन। इसका मतलब क्या नहीं होगा, युग्मन। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं करता, युग्मन नहीं करता। इसीलिए हमने बीबीटी के एग्जाम्पल्स में जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आया था तो डी इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं करवाया था, युग्मन नहीं करवाया था। तो ये तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए कंडीशन हो गई, और ये किसकी कंडीशन हो गई, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए। ओके, इसके बाद डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए क्या कंडीशन होती है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए क्या कंडीशन होती है। ओके, इसी टॉपिक से हम आपको किसी संकुल यौगिक का सूत्र देकर डी इलेक्ट्रॉन का वितरण पूछा जा सकता है। और वितरण कैसे पूछा जा सकता है कि इसमें आपको कोई संकुल यौगिक दिया जाएगा और कहेंगे T2G में Eg में वितरण लिखो, T2G
वह इजी में क्या लिखो, वितरण लिखो। तो आपको सिर्फ प्रबल क्षेत्र लिगेंड और ध्रुवीय लिगेंड का ध्यान रखना है। ये जरूरी क्यों है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए विपाटन ऊर्जा ज्यादा होती है, तो काम कौन सा होता है, युग्मन का। ध्रुवीय क्षेत्र लिगेंड के लिए ऊर्जा कौन सी ज्यादा होती है, युग्मन, तो काम कौन सा होता है, विपाटन का। ठीक है, ये जो डायग्राम था अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का, ऐसा विपाटन जब हम चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में पढ़ेंगे तो चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अष्टफलकीय संकुलों की अपेक्षा कम भी होता है और विपरीत होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड क्लास में भी एग्जाम में भी पूछा गया है, डायरेक्ट आपसे ये डायग्राम पूछा जा सकता है कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को सचित्र समझाइए। तो उसमें आपको सिर्फ ओनली ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, इन पांचों डिस्कों का आपको डायग्राम को आपको इसमें ऐड नहीं करना है, ये तो सिर्फ समझने की बात थी। जब आपसे विपाटन पूछा जाए तो सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, ये साथ में नहीं लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को डिस्कस करेंगे। ओके।